नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यानी वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आज हम इसी मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं और हाँ, उन सभी की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये डिफॉरेस्टेशन, ये जंगलों की कटाई शुरू ही क्यों हुई। फिर हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने कमर्शियल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाया। इसके बाद बात होगी उन फॉरेस्ट लॉज की, उन कानूनों की जिनका असर इतना बुरा हुआ कि बस्तर में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। और आखिर में हम इंडिया से बाहर निकलकर जावा का केस स्टडी देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम का स्केल समझते हैं। 1700 से 1995 के बीच दुनिया भर में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ कर दिया गया। अब ये नंबर सुनने में शायद बड़ा ना लगे, तो ऐसे समझिए ये लगभग पूरे भारत देश के बराबर का एरिया है। मतलब पूरा का पूरा इंडिया, जितने जंगल गायब हो गए। और ये सिर्फ पेड़ काटना नहीं था, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स की तबाही थी। तो अब सवाल ये है कि भारत में ऐसा क्यों हुआ? हमारा देश तो हमेशा से अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता था। तो फिर इस तबाही की वजह क्या थी? कौन सी कॉलोनियल पावर्स इसके पीछे थीं? चलिए पता लगाते हैं। कॉलोनियल इंडिया में जंगलों के विनाश की कहानी के आप कह सकते हैं दो मेन विलन थे। पहला, लकड़ी की बेहिसाब जरूरत जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, और दूसरा, खेती और प्लांटेशंस के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियाने का लालच। तो ये हमला हुआ कैसे? देखिए, दो तरफ से। एक तो ब्रिटिश एम्पायर को अपनी रॉयल नेवी के लिए जहाज बनाने थे और पूरे इंडिया में रेलवेज का जाल बिछाना था। और इन रेलवे लाइंस के लिए चाहिए थे लाखों करोड़ों लकड़ी के स्लीपर्स। और दूसरा कारण, चाय, कॉफी, रबर, इन कैश क्रॉप्स के बड़े बड़े बागान लगाने थे, जिसके लिए भी जंगलों को ही साफ किया गया। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता देते हैं। 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन चुका था और 1946 तक ये बढ़कर 7,65,000 किलोमीटर हो गया। अब अंदाजा लगाइए, हर एक मील ट्रैक के लिए करीब करीब 2,000 स्लीपर्स लगते थे, मतलब हजारों पेड़। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए और उन्होंने तो बस अंधाधुंध पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब जब अंग्रेजों ने देखा कि अरे जंगल तो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो उनको थोड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। नाम दिया बड़ा फैंसी, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। लेकिन सच तो ये था कि ये जंगलों को एक्सप्लॉइट करने का, उनका शोषण करने का बस एक और तरीका था। एग्जाम्स के लिए ये टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी। सुनने में तो लगता है कि अरे वाह, साइंस की बात हो रही है, पर इसका साइंस से कुछ खास लेना देना था नहीं। ये बस एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी थी। मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, उसे काट डालो और उसकी जगह एक ही टाइप के पेड़ जो कमर्शियली वैल्यूएबल हों, उन्हें सीधी लाइन में लगा दो, बिल्कुल एक टिम्बर फैक्ट्री की तरह। ये जो तस्वीर है ना, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर देती है। एक तरफ आपको नेचुरल कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम दिख रहा है और दूसरी तरफ एक कमर्शियल प्लांटेशन जहां सब कुछ एक जैसा है और मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना। नेचर की डाइवर्सिटी को कमर्शियल प्रॉफिट के लिए खत्म कर दिया गया। अच्छा, अब इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी तो चाहिए था। तो अंग्रेजों ने एक जर्मन एक्सपर्ट डिटरिच ब्रेंडिस को बुलाया और उन्हें इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया। और फिर 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना हुई। ये दोनों पॉइंट्स, डिटरिच ब्रेंडिस का नाम और 1864 का साल, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो अब आते हैं उन कानूनों पर जो इस पूरी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी की बैकबोन थे। और हम ये देखेंगे कि कैसे इन लॉज ने उन लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया जो सदियों से इन जंगलों में ही रहते आए थे। 1878 का फॉरेस्ट एक्ट ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस कानून ने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। जो सबसे अच्छे जंगल थे उन्हें रिजर्व्ड यानी आरक्षित बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था लोकल लोगों की एंट्री अब यहाँ बैन है। सोचिए, एक कानून आया और जो लोग पीढ़ियों से जंगलों को अपना घर समझते थे, वो अपने ही घर में ट्रेसपासर यानी घुसपैठिए बन गए।
ये जो कंपैरिजन है, ये उस बदलाव को साफ साफ दिखाता है जो काम पीढ़ियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा था, हंटिंग करना, फल फूल इकट्ठा करना या झूम खेती करना, वो सब रातों रात इल्लीगल हो गया। जरा सोच कर देखिए, आप अपने ही घर में अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ कर रहे हैं और आपको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस पर भी बैन लगा दिया गया। अंग्रेजों ने रीजन दिया कि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने ये बात पूरी तरह इग्नोर कर दी कि ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए जिंदा रहने का एक तरीका था। इस एक बैन ने न जाने कितने कम्युनिटीज को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब दमन बढ़ता है तो विद्रोह भी होता है। लोगों ने इन कानूनों को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं किया। जंगलों में गुस्सा बढ़ रहा था और ये गुस्सा जल्द ही एक बड़े विद्रोह की आग में बदलने वाला था। और इस विद्रोह का एपिसेंटर था बस्तर, जो आज के छत्तीसगढ़ में है। यह इलाका अपने घने जंगलों और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जाना जाता है और साल 1910 में यही बस्तर कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बहुत बड़े फॉरेस्ट रिबेलियन का गवाह बना। तो ये विद्रोह हुआ कैसे? इसकी पूरी कहानी इस टाइमलाइन में है। शुरुआत हुई 1905 में, जब सरकार ने 2/3 जंगलों को रिजर्व करने का प्लान बनाया। ये लोगों की लाइवलीहुड पर सीधा सीधा हमला था। 1910 आते आते गुंडाधुर जैसे लोकल लीडर्स की अगुवाई में ये गुस्सा एक बड़े विद्रोह में बदल गया। लोगों ने बाजार लूटे, अफसरों के घर जला दिए। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचलने के लिए अपनी आर्मी भेज दी। अब ये समझने के लिए कि जो इंडिया में हो रहा था वो कोई अकेली घटना नहीं थी, चलिए जरा इंडिया से बाहर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड चलते हैं। वहां डच कॉलोनियल रूल था और कहानी लगभग वैसी ही थी। ये कंपैरिजन हमें इस पूरे इशू को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करेगा। जावा का केस स्टडी हमें एक ग्लोबल कॉलोनियल पैटर्न दिखाता है। पैटर्न क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करो, उन्हें कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाओ और लोकल लोगों को एक्सप्लॉइट करो। डच ने भी सेम टू सेम वही किया जो ब्रिटिश इंडिया में कर रहे थे। फॉरेस्ट लॉज बनाए, लकड़ी का इस्तेमाल किया, और जब वहां के कलांग कम्युनिटी ने 1770 में आवाज उठाई तो उनके विद्रोह को भी कुचल दिया गया। तो ये सिर्फ इंडिया की नहीं, एक ग्लोबल स्टोरी थी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कॉलोनियल रूल का तरीका बदला, लेकिन क्या जंगलों और वहां रहने वाले लोगों के लिए नतीजा बदला? इन कॉलोनियल पॉलिसीज की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो आज भी हमारे साथ है। और ये हमें याद दिलाती है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स के बीच की लड़ाई आज भी उतनी ही रियल है जितनी तब थी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ साम्राज्यों की चाहत ने पूरी दुनिया के जंगलों का नक्शा ही बदल दिया। और सिर्फ जंगल ही नहीं, उन पर बसने वाले लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बदल गईं। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं ना कि जंगल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितने जुड़े हुए हैं। सोचिए, जो किताब हम पढ़ते हैं, उसका कागज, घर का फर्नीचर, खाने के मसाले, यहाँ तक कि कई दवाइयाँ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जंगलों से ही तो आता है। ये देखिए, ये एक असली कुदरती जंगल है। ये सिर्फ पेड़ों का एक ढेर नहीं है, नहीं, ये तो एक जीती जागती दुनिया है जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक साथ रहते हैं। और जो समुदाय यहां बसते थे, उनके लिए तो ये जंगल सिर्फ जंगल था ही नहीं, ये उनका घर था। यहीं से उन्हें खाना मिलता था, दवा मिलती थी और यहीं उनकी संस्कृति की जड़ें थीं। अब जरा सोचिए कि अचानक एक दिन कह दिया जाए कि इस जंगल में जाना मना है। जिन चीजों पर पीढ़ियों से जिंदगी टिकी थी, उन तक पहुंचना ही अब नामुमकिन हो जाए, तो क्या होगा? बस यही वो एक सवाल था, एक टकराव था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी में, जब बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे और उन्हें अपने विस्तार के लिए एक चीज की जरूरत थी, बेहिसाब जरूरत। और वो चीज थी लकड़ी। उस जमाने में लकड़ी आज के स्टील और कंक्रीट जैसी थी, मतलब वही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दो चीजों पे टिकी थी, एक उनकी रॉयल नेवी के विशाल जहाज और दूसरी पूरे देश में बिछी रेलवे लाइनें। और इन दोनों को बनाने के लिए चाहिए थी भारी मात्रा में लकड़ी। और ये कोई दो चार पेड़ काटने वाली बात नहीं थी, नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा था। जंगलों को ऐसे साफ किया जा रहा था कि जमीन का चेहरा ही बदलने लगा। साम्राज्य की लकड़ी की भूख इतनी ज्यादा थी कि पूरे के पूरे जंगल गायब हो रहे थे। इस बात की विशालता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए।
अकेले 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जा चुका था। सोचिए, 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और ये तो बस शुरुआत थी। अब इसे जंगलों से जोड़कर देखते हैं। हर एक मील, सिर्फ 1 मील पटरी बिछाने के लिए करीब करीब 2000 लकड़ी के स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब हर मील रेलवे लाइन के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे थे। हिसाब लगाना भी मुश्किल है। तो जब लकड़ी की ये डिमांड आसमान छूने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा इसका कुछ तो करना पड़ेगा, और वो एक सल्यूशन लेकर आए। एक नया, बिल्कुल नया सिस्टम, जंगलों को मैनेज करने का। इस सिस्टम को नाम दिया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी वैज्ञानिक वानिकी। अब नाम तो बड़ा भारी भरकम है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा था। जो असली घना जंगल है जिसमें तरह तरह के पेड़ हैं, उसे काट दो और उसकी जगह एक ही किस्म के कीमती पेड़ सीधी लाइन में लगा दो, बिल्कुल किसी खेत की तरह। और इस नए सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया गया जिनका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस। उन्हें भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया गया, और उन्हीं की देखरेख में इस नए वैज्ञानिक तरीके को पूरे भारत में लागू किया गया। तो बदलाव कुछ ऐसा था। एक तरफ था वो कुदरती जंगल जहां जिंदगी थी, विविधता थी, और दूसरी तरफ ये एक सीधा साधा पेड़ों का बागान जिसे इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से उगाया था। मतलब जंगल की आत्मा निकालकर उसे एक लकड़ी की फैक्ट्री बना दिया गया था। अब इस पूरे सिस्टम पर कानूनी मुहर लगाने के लिए 1878 में एक फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। इसके तहत सारे जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जो सबसे अच्छे, सबसे घने जंगल थे, उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। मतलब अब यहां आम आदमी का आना जाना पूरी तरह से बंद। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात। कानून बन गए, सिस्टम बन गया, पर इसका उन लोगों पर क्या असर हुआ जिनकी तो पूरी दुनिया ही इन जंगलों में बसती थी? असल में यहां सोच का ही टकराव था। गांव वालों से पूछो तो एक अच्छा जंगल वो है जहां से उन्हें अलग अलग तरह की चीजें मिलें, खाने के लिए फल, जलाने के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए चारा और बीमारी के लिए जड़ी बूटी। लेकिन अंग्रेजी सरकार के लिए एक अच्छे जंगल का मतलब था सिर्फ एक चीज, जहाजों और रेलवे के लिए सीधी, ऊंची, मजबूत लकड़ी। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो काम लोग सदियों से करते आ रहे थे वो रातों रात गैर कानूनी हो गए। जंगल में शिकार करना अपराध, अपने मवेशी चराना अपराध, फल फूल या जड़ें इकट्ठा करना अपराध, अरे अपने घर की झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काटना भी एक जुर्म बन गया। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं महुआ का। महुआ के फूल सिर्फ फूल नहीं थे, उन्हें खाया जाता था, उनसे पीने की चीजें बनती थीं और उनके बीजों से तेल निकलता था। मतलब गांव की पूरी इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा था ये। लेकिन नए कानूनों ने इसे तोड़ना और इकट्ठा करना ही गैर कानूनी बना दिया। बिल्कुल यही हाल तेंदू के पत्तों का हुआ। इन पत्तों से बीड़ी बनती थी जिससे लाखों लोगों का घर चलता था। पर जब सरकार ने इस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया तो लोगों की रोजी रोटी पर सीधी चोट पड़ी। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर ऐसा हमला होगा तो वो चुप तो नहीं बैठेंगे। और यहीं से शुरू हुई एक लंबे संघर्ष की कहानी, प्रतिरोध की, विद्रोह की। और कमाल की बात यह है कि यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी, ये एक तरह का ग्लोबल कॉलोनियल प्लेबुक था। जैसा अंग्रेज भारत में कर रहे थे, ठीक वैसा ही डच लोग इंडोनेशिया के जावा में कर रहे थे। हाँ, अंग्रेजों को रेलवे के स्लीपर चाहिए थे तो डचों को जहाजों के लिए लकड़ी, पर तरीका वही था, जंगलों पर कब्जा करो, स्थानीय लोगों को बाहर करो। और नतीजा भी वही निकला, संघर्ष और विद्रोह। ये सब करने के पीछे की सोच क्या थी, वो इस एक कोट में साफ झलकती है। ये सोच थी कि जो जमीनें अविकसित हैं उनका क्या किया जाए। उन्हें उन ताकतवर देशों को सौंप देना चाहिए जो उनका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब ये मान लिया गया था कि वहां के लोगों को तो अपनी जमीन की कीमत ही नहीं पता। पर जैसा हमने कहा, इस जबरदस्ती को लोगों ने सहा नहीं। इसके खिलाफ जोरदार आवाजें उठीं, बड़े बड़े आंदोलन हुए। भारत में संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा का आंदोलन इसी संघर्ष की बड़ी मिसालें हैं, जहां लोगों ने अपने जंगल और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हथियार तक उठा लिए। तो ये कहानी इतिहास की किताबों का हिस्सा जरूर है, पर यह खत्म नहीं हुई है। आज भी ये सवाल उतना ही जरूरी है कि उस दौर में बनाए गए वो कानून, वो सोच आज भी दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े संघर्षों और आदिवासियों के हक की लड़ाई को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।